ओके तो हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर 1 क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट पार्ट है हमने अभी तक कवर किया कि मैटर क्या होता है और मैटर छोटे छोटे एटम से बना होता है। ठीक है। ये हमने पूरी तरीके से डेप्थ में देख रखा है और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने किए जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा जो किसी मैटर में होते हैं, उनके पार्टिकल्स में होते हैं। ठीक है। तो मैटर एक बारी क्विक रिकैप करा देता हूँ कि मैटर और एटम क्या है। तो कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और वो जगह ले रही हो उसे हम मैटर बोल सकते हैं। और एटम क्या है? तो एटम वो जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, वो छोटे छोटे पार्टिकल है जिससे कोई भी मैटर बना होता है। एज लाइक एक थर्माकोल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जिस तरीके से एक थर्माकोल की शीट जिसमें छोटे छोटे बीन्स आप देख सकते हो, अगर आप थोड़ा पास से देखोगे तो उसी तरीके से कोई भी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गई थी हमारी बात। नेक्स्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ये पार्ट 2 है हमारी वीडियो का और हम इसमें पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेंगे जितना भी बाकी रिमेनिंग पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम इस चैप्टर में फिजिकल नेचर के बेसिस पे मैटर को पढ़ेंगे। दो टाइप के हैं, फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर के बेसिस पे हम स्टडी कर सकते हैं मैटर को। यहाँ पर हम फिजिकल नेचर को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। वो देखने में कैसा है उसके बेसिस पे, मतलब वो कैसा दिखता है उसके बेसिस पे तीन टाइप के हो सकते हैं आपके मैटर: गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस जैसे कि आपका ऑक्सीजन है जो आप ब्रीथ करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप बाहर निकालते हो अपने नोज से, और बाकी जो भी गैस है, फॉर एग्जांपल आपकी एलपीजी या जो भी गैस आप जानते हो, ये सारे जो है वो इस कैटेगरी से आते हैं। सेकंड है लिक्विड। लिक्विड में आपका हो गया वाटर, सबसे बड़ा एग्जांपल है लिक्विड का, पेट्रोल हो गया, तो ये है लिक्विड। सॉलिड, सॉलिड आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। बुक है आपकी, कॉपी है आपका, टेबल है आपका, एसी है आपका, फ्रिज है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो हम जितने भी मैटर अपने आसपास देख रहे हैं भाई, वो इन तीनों में से किसी एक का पार्ट होता है। अब बात आती है कि ये जो सर्कल्स है इसका मतलब क्या है। देखो भाई, अगर गैस है तो गैस क्यों है, लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, ये यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि देखो तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी या कह सकते हो फिजिकल अपीयरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सॉलिड आपको एकदम स्मूथ फ्लैट दिखता है या फिर एक तरीके से कह सकते हो हार्ड दिखता है। लिक्विड थोड़ा सा सॉफ्ट है, जैसे कि वाटर है, कितना मुलायम है, कह सकते हो मुलायम नहीं, मतलब एक तरीके से कह सकते हो ना कि उससे थोड़ा सा हार्ड, वो हार्ड नहीं होता है। इसमें देखो ये मेन इसका जो डिफरेंस आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, कि इनके एटम की वजह से आता है। कि किसी भी मैटर में जो एटम है वो किस तरीके से अरेंज्ड है, उस बेसिस पर वो सॉलिड, लिक्विड या गैस होता है। ठीक है। जैसे सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो एटम्स होते हैं मैटर के वो बहुत पास पास अरेंज होते हैं, टाइटली पैक कह सकते होते हैं। ठीक है। और जो लिक्विड होता है उसमें आप देखोगे थोड़ा सा स्पेस आपको दिख जाएगा। ठीक है। और गैस में क्या होता है, गैस में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड से ज़्यादा। मैक्सिमम जो होता है आपका गैप वो इसी में होता है। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स दिखाए गए हैं इसमें आप देखोगे ये टाइटली पैक्ड हैं आपके, ये स्पेसियस है बट नॉट दैट मच लाइक गैस। गैस में क्या स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो उसी चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। अच्छा देखो, सॉलिड है तो सॉलिड में भी जो अरेंजमेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर में डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक रबड़ बैंड लो और चौक लो, तो दोनों में डिफरेंट है ना, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो डिफरेंटली अरेंज्ड है। बट हाँ, दोनों क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, फर्क है या नहीं? फर्क तो है बिल्कुल, क्योंकि दोनों तो है तो सॉलिड, बट दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर जो टच करने पे जो फील आती है वो दोनों की डिफरेंट है ना? समझ रहे हो? तो ये यहाँ पर हमने इस चीज़ को कवर कर लिया है। अब इस चीज़ को हम एनसीईआरटी वाइज कवर करेंगे और उसके बाद मैं इसकी समरी आपको दूंगा। ठीक है। अब एनसीईआरटी में जाने से पहले हम कुछ
डिफरेंसेस देख लेते हैं जो हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस आप देख रहे हो। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है सॉलिड में, लिक्विड में वीक होता है और गैसेस में वेरी वीक होता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कितने अच्छे तरीके से अट्रैक्टेड है या कितने अच्छे तरीके से बंधे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वेरी लेस इंटरमॉलिकुलर स्पेस। इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। स्पेस ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है यहाँ पर, और इसमें वेरी लार्ज, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डेफिनेट शेप होता है और मतलब इसका शेप चेंज नहीं होगा। आप इसे कहीं किसी तरीके से रख दो, आप इसका शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर नॉट डेफिनेट शेप, इसका शेप नहीं होता है क्यों? क्योंकि अगर आप इसे बोतल में रख दोगे तो ये बोतल की शेप ले लेता है ना, बोतल की तरह दिखने लग जाता है। अगर आप इसे किसी कटोरे में रख देते हो तो कटोरी की शेप ले लेगा, तो नो डेफिनेट शेप। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो डेफिनेट शेप। इसी तरीके से गैस को आप जिस जिस तरीके के कंटेनर में रखोगे वो उस तरीके का शेप ले लेगा, तो कोई शेप नहीं है। वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनेट है भाई, कि भाई वॉल्यूम आप इसे कहीं पे भी रख दो, इसका वॉल्यूम जो होगा वो डेफिनेट होगा। ठीक है। इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, आप इसे कहीं पर भी रख दो। यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेट वॉल्यूम, या इसका भी क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है। मतलब इस ये भी जो है इसका जो वॉल्यूम है ये चेंज नहीं होगा। आप इसे चाहे आप किसी बोतल में रख दो, वो 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही लेगा, आप कटोरे में भी, तो इसमें भी आपकी वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर गैसेस की वॉल्यूम नहीं होती है, इससे ये मतलब है कि आप अगर मान लो थोड़ा सा गैस लेते हो, तो अगर आप इसे छोटे कंटेनर में रखते हो तो ये यहाँ तक भरा हुआ रहेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर रहेगा। और अगर आप बड़ा कंटेनर लेते हो तब भी वो क्या होगा, पूरे में फैल जाएगा। वॉल्यूम इसका चेंज हो जाता है, मतलब जो जगह लेता है वॉल्यूम, मतलब अगर आप डालोगे जैसे अमाउंट तो उतना ही रहता है, बट जो जगह ले रहा है ना, अगर वो छोटे में डालोगे तो छोटा वाला जगह भर देगा पूरा, बड़े वाले में डालोगे तो बड़ा, तो स्पेस इसका बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं होता है। ठीक है। हाई डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इसी के ऊपर कि ये कितना पास्ट है। ठीक है। पास है ये, तो डेंसिटी बस याद कर लेना, पॉइंट नंबर के लिए याद कर लेना अभी तो। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेल्ट कितनी जल्दी हो सकता है, बॉइलिंग कितनी जल्दी हो सकता है, तो इसमें हाई होता है। इसमें जैसे कोई आयरन रॉड है तो उसको मेल्ट करने में बहुत टाइम लगता है। उसी तरीके अगर दूसरी हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जल्दी से ये थोड़ा मेल्ट हो जाता है, जल्दी से ये बॉयल हो जाता है। ठीक है। अब 1 मिनट हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से इनको, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है कि जो पार्टिकल्स के बीच का जो कह सकते हो कि स्पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स भी ज़्यादा होता है, यहाँ से जैसे आपने देखा, तो इनको थोड़ा मेल्ट करने में या बॉयल करने में, हेंस इनके पार्टिकल्स को थोड़ा सेपरेट करने में, है ना, स्पेस बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है ना, इसीलिए उसमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। वहीं पर लिक्विड्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा पहले से ही होता है, तो उनको तोड़ने में, उनके उनके बीच का जो स्पेस है या उनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में हमें टाइम कम लगता है। ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी इज़ वेरी लो, कि बहुत दूर दूर होते हैं, तो डेंसिटी मीन्स समझ लो कि जितना ज़्यादा पास डेंसिटी उसकी उतनी ज़्यादा, पार्टिकल्स जिसके जितना ज़्यादा पास डेंसिटी उसकी उतनी ज़्यादा। ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे डेंसिटी लो। बाकी यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं होता है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, आप दबा के उसको कुछ कर नहीं सकते हो। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड सम हाउ कंप्रेस हो सकता है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, इसको आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। एक बड़े से कंटेनर के गैस को आप छोटे से कंटेनर में आराम से डाल सकते हो कंप्रेस करके। कंप्रेस का मतलब होता है बिल्कुल पास पास ला सकते हो, तो इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, जैसे पानी को आप दबा के, है ना, ज़बरदस्ती दबा के बंद कर सकते हो, मतलब कह सकते हो कि कंप्रेस हो सकता है ये आराम से, नहीं तो थोड़ा बहुत तो ताकत लगाने पे थोड़े बहुत तो हो ही जाएगा, बट ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसमें तो आप समझ लो मज़े ही आ जाएंगे, इसमें फुल अच्छे तरीके से कंप्रेस होगा।
अब सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि इसके बीच का जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो ये अलाउ ही नहीं करते मूवमेंट को। लिक्विड कैन फ्लो बिकॉज इनके बीच का पार्टिकल जो है पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता इनके बीच में, तो ये मूव कर पाते हैं। बाकी गैसेस तो बहुत अच्छे से फ्लो कर सकते हैं, ये हम सबको पता ही है, क्योंकि आप देख लो कहीं पे भी गैस आप रख नहीं सकते ओपन एरिया में, बिकॉज वो फ्लो करके भग जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको कवर कर चुके हैं, तो अब एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी को थोड़ा डीप से पढ़ते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको कवर करेंगे वहाँ पर। ओके, तो एनसीईआरटी पे जाते हैं। एनसीईआरटी में इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा। स्टेट्स ऑफ मैटर हेडिंग है, देखो तीन तीन पेजेस हमने पहले ही कवर कर लिए हैं, ये हमारा चौथा पेज है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो हेडिंग क्या कहती है? स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे मैंने आपको कहा था कि वो जो अपीयरेंस है उसको हम फेजेस ऑफ मैटर या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर कह सकते हैं, जिसमें सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैस फेज आता है आपका, ठीक है, या फिर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट आता है आपका। तो क्या लिखा हुआ? ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट इज इट्स डिफरेंट स्टेट्स। क्या डिफरेंट स्टेट्स हैं, क्या डिफरेंट फेज हैं, ये ऑब्जर्व करो। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी मैटर है वो इन तीनों में से किसी एक स्टेट के होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। कह रहा है कि ये वेरिएशन इसलिए अराइज होता है क्योंकि इनके जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। तो एक एक करके हम इन प्रॉपर्टीज़ को, इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को देखेंगे, ठीक है। तो अब सॉलिड स्टेट को सबसे पहले वो डील करेंगे एंड एक एक करके बाकी, जैसे सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस पे जाएंगे मैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। पहले कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। इन आर्टिकल्स को कलेक्ट करो। क्या क्या है? पेन लो, बुक लो, नीडल लो, पीस ऑफ वुडन स्टिक लो। स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक। ठीक है, आलतू फालतू काम है, बाकी आप समझ ही रहोगे कि आपकी इनके स्केच बनानी है जो भी चीज़ आपने कलेक्ट करी है, ठीक है। मैं मूविंग अराउंड मतलब रख के और स्केच बनानी है, ऐसे 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 रख के, जैसे रख दिया ये, जैसे ये रख दिया आपका, मान लो वुडन स्टिक रख दिया और उसके अराउंड ऐसे ऐसे करके पेंसिल से आपको उसकी स्केच बनानी है। डू यू है डू डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप? हाँ भाई, डेफिनेट शेप है, आप उसको आराम से बना सकते हो। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम? हाँ भाई, फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है। व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड? क्या करेंगे अगर इन्हें हैमर्ड किया जाएगा? पुल्ड और ड्रॉप्ड। अगर पुल करेंगे, हैमर करेंगे या गिराएंगे, ठीक है। आर दिस कैपेबल ऑफ? ये क्वेश्चन अभी धीरे आंसर आपको नीचे मिलता जाएगा। तो क्या होगा अगर हम हैमर करेंगे तो या तो आवाज़ करेगी या टूट जाएगी, तो काम होगा, है ना, टूटेगी या नहीं टूटेगी। पुल्ड करेंगे तो खींचने पर टूटेगी, अगर ज़्यादा से रॉड है वो तो नहीं टूटेगी, अगर वुडन है अगर ज़्यादा तगड़ी होगी तो नहीं टूटेगी, वैसे टूट जाएगी। पुल वगैरह करने पे, है ना, ड्रॉप, तो ड्रॉप्ड है, अगर गिराएंगे तो जो नीडल वगैरह उसका तो कुछ नहीं होगा, बुक भी थोड़ी बहुत डैमेज होगी, वुडन स्टिक भी हो सकता है अगर पतली हो तब भी नहीं टूटेगी। तो अलग अलग तरीके से इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए कह रहा है। आर दिस कैपेबल और डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं? नहीं। डिफ्यूज का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। डिफ्यूज का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट मैटर, ठीक है। मतलब 2 अलग अलग मैटर अगर वो एक दूसरे पे डिफ्यूज हो जाता है, जैसे कि मैंने एक आपको पोटेशियम पर मैग्नेट बोला था वाटर में डालने के लिए, तो क्या हो गया था, वो डिफ्यूज हो गए थे। या फिर आप कह सकते हो इंक जो लिया था हमने, इंक का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर इंक जो लिया था उसके पार्टिकल्स क्या हुआ, इसमें मिक्स हो गए, है ना, तो इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। क्या ये नीडल और वुडन स्टिक एक दूसरे में डिफ्यूज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, वही बता रहा है, क्या कंप्रेस कर पाओगे? ट्राई करो। नहीं भाई, नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, हम आंसर तो पहले ही देख चुके हैं, तो ये बस पूछ रहा है, हम आंसर नहीं बताएंगे, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इसमें आंसर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑल द above आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ये सारे के सारे जो हैं वो सॉलिड के एग्जाम्पल है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। क्या क्या है? प्रॉपर्टी बता रहा है, डेफिनेट शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, मतलब बाउंड्री भी फिक्स है इनकी। फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो क्या क्या है, एक बार दोबारा देखते हैं। डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेस तो हो ही नहीं सकते, टूट जाएंगे। कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएंगे। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर फोर्स लगाएंगे तो टेंडेंसी होती है सॉलिड की कि वो उसको मेंटेन करके रखे अपने शेप को। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, मतलब कंप्रेस करके आप उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। कंप्रेस होने पर वो क्या करेगा, एट द लास्ट टूट जाएगा,
जब तक वो टेंडेंसी है, जब तक वो कोशिश कर पाएगा कि उसे सहने की, बट एट द लास्ट जब फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो वो कंप्रेस फिर भी नहीं होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी है, नहीं एक्टिविटी नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप एंड स्ट्रेचिंग। हाँ भाई हो सकती है, बट वो तो सॉलिड है। अब जैसे रबर बैंड है ना, उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप चेंज हो रहा है, बट वो तो सॉलिड है। तो यही हम चीज़ों का आंसर यहाँ पर करेंगे। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन इन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक आउट द शेप ऑफ द जार। बट सॉलिड जो है, उस सॉलिड क्या है, सॉलिड जैसे चीनी या शुगर लेते हैं आपने तो कहा सर डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब किसी की शेप नहीं लेंगे, वो अपनी फिक्स शेप रहती है। जब तुम कंटेनर में रखोगे तो क्या होगा, कंटेनर की शेप ले लेगा चीनी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन। व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, स्पॉन्ज मतलब कुछ कंट्राडिक्शन अराइज होते हैं इनकी बातों से, तो उसी को ये पूछ भी रहा है और इसी को ये बताएगा। ठीक है, स्पॉन्ज के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर वो सॉलिड है तो हम उसको कंप्रेस क्यों कर पाते हैं। तो ऑल एवर आर सॉलिड एज अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन सेम शेप। लिखा हुआ कि रबर बैंड जो है वो शेप चेंज कर लेता है, बट वो अपनी शेप को रिगेन कर लेता है जैसे ही फोर्स जो अप्लाई होता है वो हटाया जाएगा उसके ऊपर से, है ना। तो अगर आप उसके फोर्स को हटा लोगे तो क्या होगा, एक्सेसिव फोर्स की वजह से वो टूट भी सकता है, बट जैसे ही आप उसके फोर्स को हटाओगे वो क्या करेगा, वापस पास हो जाएंगे, क्योंकि उनकी टेंडेंसी है भाई, तो वो रजिस्ट ही कर रहा है एक तरीके से। बट जैसे ही वो एक लेवल से बाहर जाएगा फोर्स, वो फिर टूट जाएगा। तो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े से कह सकते हो उतने टाइटली पैक्ड नहीं है, बट वापस शेप रिगेन कर रहा है, तो वो सॉलिड है ना, कि वापस अपनी शेप में तो आ रहा है। नेक्स्ट है द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल। देखो सॉल्ट क्रिस्टल्स की बात करें तो वो आपका शेप डेफिनेट है, वो चेंज नहीं कर रहा। हाँ, ये अगर बहुत सारे रखे जाएं तो वो कर सकते, तो ये एक पार्ट, एक मैटर की बात हो रही है ना, तो एक मैटर की बात करें तो एक क्रिस्टल है ना, शुगर का एक क्रिस्टल, शुगर का एक क्रिस्टल है तो वो क्या है, वो तो शेप चेंज नहीं कर रहा। हाँ, ये मल्टीपल क्रिस्टल्स क्या कर सकते हैं, ये तो कुछ नहीं कर सकते, वो शेप चेंज हो जा रहा है। लेकिन इंडिविजुअल क्रिस्टल इज अ मैटर, नॉट दैट होल पार्टिकल को हम मैटर बोलेंगे, मतलब मैटर वो भी है, बट हम पार्टिकल बोलेंगे किसको, शुगर के पार्टिकल को बोलेंगे जो एक एक होगा, एक कह सकते हो जो एक क्यूब होगा उसको बोलेंगे, है ना। तो वो तो चेंज नहीं कर रहा शेप। तो ये लिखा था शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल, मतलब हर एक सिंगल को इंडिविजुअल का इन्होंने। और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स वेदर इट वी टेक इन आउट ऑफ हैंड और पुट इन प्लेट और इन अ जार। ठीक है, हम जार में रखें या प्लेट में रखें, हैंड में रखें। अ स्पॉन्ज हैज अ माइन्यूट होल्स। अच्छा, स्पॉन्ज क्यों दब पा रहा है, अगर वो कंप्रेस बोल रहे हो सर कंप्रेस नहीं होगा, तो वो कंप्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जब आप देखोगे स्पॉन्ज को तो उनके बीच में होल्स होते हैं, और होल्स माइन्यूट होल्स होते हैं, और उन होल्स में ना एयर ट्रैप्ड होता है। तो जैसे हम इसको कंप्रेस करते हैं, एयर बाहर होता है और यहाँ वाला पार्ट ये वाला पार्ट दोनों पास पास हो जाते हैं, और हमें लगता है कि वो कंप्रेस हो रहा है, बट जैसे उस फोर्स को हटाते हैं फिर वो अपनी पोजीशंस पे आ जाते हैं, क्योंकि टेंडेंसी है ना सॉलिड की कि कंप्रेस किया तो फिर वो वापस आ जाएंगे। अब एयर वापस यहाँ ट्रैप्ड हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं हमारी बात को, ये तीनों, एक हमारा यही रबर बैंड, एक हमारा शुगर क्रिस्टल और एक हमारा स्पॉन्ज, ये हमारी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, बट इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये अपना रूप दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी 1.10। क्या कह रहा है, कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, कुकिंग ऑयल, ठीक है, मिल्क जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप्स के कंटेनर को कलेक्ट करो। पुट अ 50 मिलीलीटर मार्क ऑन दिस कंटेनर। हर एक कंटेनर में जो आप कनेक्ट कर रहे हो डिफरेंट शेप के लो, और उनमें 50 ml जहाँ तक होता है वो मार्क कर लो यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में देखो मेजरिंग सिलेंडर होता है, इससे पता चल जाता है कि 50 मार्क कहाँ पर होगा, तो आप उससे मार्क कर सकते हो। व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। क्या होगा अगर इन लिक्विड्स को हम फ्लोर में गिरा दें। मेजर 50 मिलीलीटर ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर। कह रहा है एक कंटेनर में 50 मिलीलीटर मेजर करो और उसको दूसरे कंटेनर जो कि मान लो डिफरेंट शेप का, इस शेप का है, तो उसके अंदर डाल दो। 50 मिलीलीटर मेजर करने के बाद उसको उसमें डाल दो। ठीक है, डज द वॉल्यूम रिमेन सेम। देखो वॉल्यूम सेम रहेगा या नहीं, आप क्या होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा या नहीं रहेगा, आपको बताना है। तो देख आप बताओ, मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम सेम रहेगा या नहीं। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। तो फिर शेप जो है वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, शेप चेंज कर लेगा। इस शेप का था जब इसमें रखा गया था ना, इस ऐसा था, और जब इस शेप में रखा गया तो ऐसे ऐसे हो गया, लिक्विड यहाँ चली गई यहाँ चली गई, तो इस शेप में हो गया है ना, तो डेफिनेट शेप नहीं है।
When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या आसानी से फ्लो कर पा रहा है जब इसमें आप पोर कर रहे हो, इसमें डाल रहे हो? तो इन सब के आंसर्स आपको पता ही है, हाँ भाई फ्लो कर पाता है। क्यों कर पाता है ये भी आपको पता ही है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैड नो फिक्स शेप, हमें पता है कि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। जैसे इस कंटेनर में मैं डाला था तो इस शेप का हो गया था, और फिर जब नेक्स्ट कंटेनर में डाला तो इस शेप का हो गया। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी कंटेनर में रखे जाएंगे उस वाटर जो है उस शेप के उस कंटेनर की शेप का हो जाएगा। लिक्विड फ्लो एंड चेंजेस शेप, जो लिक्विड होता है वो फ्लो कर सकता है और अपने शेप को चेंज कर सकता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी फ्लूइड, वो फ्लूइड होते हैं, रिजिड नहीं होते। वो फ्लूइड मतलब फ्लो कर सकते हैं, फ्लूइड मीन्स फ्लो कर सकते हैं। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी साउ सॉलिड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। क्या है, सॉलिड और लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज कर सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा, वाटर में भी ना, वाटर में भी गैसेस डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वाटर के अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल है, सॉलिड के अंदर पॉसिबल नहीं है। मतलब लिक्विड के अंदर पॉसिबल है लेकिन सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें जो गैसेस डले रहते हैं तो क्या होता है, वो वाटर के अंदर ही तो डले रहते हैं, तो डिफ्यूज होते हैं उसके अंदर। तो यही कह रहा है कि इसमें डिफ्यूजिबल है, सॉलिड भी डिफ्यूज हो सकता है सॉलिड लिक्विड के अंदर, लिक्विड भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है, और गैस भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है। दिस गैसेस स्पेशली, तो स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर एक्वाटिक एनिमल ना सांस नहीं ले पाते, उसमें फिर ऑक्सीजन आता कहाँ से, है ना। तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन से वो ब्रीथ कर पाते हैं एक्वाटिक एनिमल, ठीक है, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाते ये प्लांट, क्योंकि इसमें और भी गैसेस तो होते हैं ना, तो प्लांट अपना कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है तो वो भी डिजोल्व हुआ होता है, ठीक है। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, हर क्रिएचर को जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ेगी। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है वाटर में, उसकी वजह से, उसको ब्रीथ करने की वजह से ही एक्वाटिक एनिमल जिंदा रह पाती है। अगर नहीं होता डिफ्यूज, अगर नहीं होता मिक्स उसमें, तो फिर वो नहीं जिंदा रह पाती। दस वी मैन कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों की तीनों चीजें लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकती हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, यहाँ पे बताएगा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। मतलब जैसे मान लो एक बॉल आप में एक बीकर लो, दो बीकर लो, एक में दोनों में पानी डालो 100 मिलीलीटर, और एक में आप पोटेशियम परमैग्नेटिक क्रिस्टल डालो और एक में इंक डालो, तो कौन सा जल्दी डिफ्यूज होगा, यही वाला इंक वाला, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेगा। तो देखो यहाँ पर वही कह रहे हो कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड की डिफ्यूजन का जो रेट है वो हाइयर है, मतलब जल्दी से होगा किससे, सॉलिड से। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्री, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, जो इंक का पार्टिकल है वो आराम से मूव कर पाएगा और डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। मूव फ्रीली एंड ग्रेटर स्पेस, उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है तो आराम से वो डिफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन दैम ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं ऐसे बताऊंगा, बाकी यहाँ पे बन सकता है कि वाई rate of diffusion is higher, rate of diffusion is higher in liquid as compared to solid, ठीक है। diffusion is higher, rate of diffusion of solid in liquid, solid liquid in liquid ना, liquid in liquid is higher देन सॉलिड इन लिक्विड, देन सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पर आपको आंसर पता ही है क्या, क्योंकि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फेयरली। तो ऐसे लिखोगे, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट in liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। नेक्स्ट अपना है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट पे आ जाते हैं। गैसियस स्टेट क्या कहती है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर और गैस। कह रहा है क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया कि एक बैलून सेलर के पास जो बैलून बेचता है उसके पास एक सिलेंडर होता है और उस सिंगल सिलेंडर से वो कितने बैलून्स को भरता है, ये कह रहा है वो, ठीक है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स ही इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। वो कह रहा है कि पूछो उससे कि एक सिलेंडर से तुम कितने बैलून्स को भर सकते हो। मेरे दिमाग में बार बार ऑक्सीजन आ रहा है इतना, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा उसको सुनने को मिला तो बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर को मैं ऑक्सीजन सिलेंडर बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिविटी आपकी 1.11 टेक 100 मिलीलीटर से, ओके। तो एक्टिविटी 1.11 है आपका, इसमें क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। तो कह रहा है टेक 300 मिलीलीटर सिरिंजेस। सिरिंजेस मतलब इंजेक्शन आपने देखा होगा तो उसको सिरिंज बोला जाता है, शायद आपको पता भी होगा। तो 3 सिरिंजेस लेने हैं आपको जो कि 100 मिलीलीटर इसमें
वाटर आ सकता है या 100 मिलीलीटर कह सकते हो जिसका वॉल्यूम हो, वो लेना है आपको और उसके नोजल्स को क्लोज कर देना है कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ दिखाया गया है। तो मुझे इसके नोजल्स को क्लोज कर देना है, ठीक है। और फिर किससे करना है, रबर कॉक से करना ही आता है वैसे, ठीक है। आपको समझना है, करना तो है नहीं वैसे भी, तो सिर्फ समझ लो कि रबर कॉक से क्लोज करना है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द syringes। हर सिरिंज से आप उसके पिस्टन, देखो इसको पिस्टन कहते हैं जिससे पुश करके और इंजेक्ट किया जाता है दवाइयों को। तो ये सिरिंजेस को आपको हटा देने हैं तीनों में से, और एक सिरिंजेस में आपको कुछ भी नहीं करना, अनटच्ड है, निकाल के छोड़ देना है। दूसरे में वाटर भर देना है और तीसरे में चॉक भर देना है आपको, ठीक है। तो जिसमें कुछ भी नहीं भरा है उसमें एक तरीके से एयर भरा हुआ है, ठीक है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। सिरिंज में पिस्टन को दोबारा रखो। यू में अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स। आप पिस्टन्स में वैसलीन भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इससे फायदा क्या होगा, वैसलीन का फायदा होगा कि स्मूथ मूवमेंट होगी, ठीक है। ये जो आपका वो है ना पिस्टन, ये स्मूथ मूव करेगा, ठीक है। उसके कह रहे हैं नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिलेंडर। देखो एक में खाली लोगे, एक में वाटर रखोगे और एक में चौक रखोगे और पुश करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा भाई, हमें साफ पता है कि जिसमें खाली होगा जिसमें एयर है उसमें पुश करने में ईजी होगा, ठीक है। एयर वाला आसानी से पुश हो जाएगा, बट जिसमें वाटर होगा थोड़ा सा उसमें उस कंप्रेशन थोड़ा बहुत ही कम होगा एक तरीके से, और जो सॉलिड जिसमें चौक है उसमें कंप्रेशन बहुत कम होगा। तो यहीं पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉलिड में कंप्रेशन बहुत ही कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा होता है और गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो यही जो मैंने आपको बताया वो ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट यू इन्फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व ये करते हैं कि भाई गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं और सॉलिड बहुत कम कंप्रेसिबल कह सकते हो, नेग्लिजिबल होते ही नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या पूछा गया भी है, वो ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। यही मैंने जो आपको बताया कि जो गैसेस है वो ज़्यादा कंपेरेबल है दोनों के मुकाबले। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम्स फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। आपने अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स कई सारे सुने होंगे हाल फिलहाल में। ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन होता है जो कि मेडिकल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल सीएनजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीस डेज, और हम सीएनजी भी यूज करते हैं जो व्हीकल्स में यूज होता है पेट्रोल और डीजल की जगह, तो वहाँ पर भी कंप्रेस्ड तरीके से उसको रखा जाता है ना। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। देखो हम गैसेस को छोटे से कंटेनर में रख के और उसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कि वो कंप्रेस हो जाते हैं आराम से, और कंप्रेस होने की वजह से हम अलग अलग जगहों पे उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कंटेनर्स में भी हम उसको फिट कर सकते हैं बाय कंप्रेसिंग, ठीक है। तो ये जितने भी सीएनजी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसमें सब में कंप्रेस्ड गैस आती है, ठीक है, ताकि छोटे से ही कंटेनर में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रखने में और सीएनजी रखने में हमारे लिए इजी होता है थोड़ा, ठीक है। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय स्मेल दैट रीचेज आवर नोस्ट्रिल। तो ये कह रहा है कि जब हम किचन में नहीं भी घुसते हैं और हम बाहर बैठे हुए रहते हैं तब भी हमें पता चल जाता है कि क्या बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ हलवा बन रहा है या फिर कह सकते हो कुछ पनीर बन रहा है, तो सबकी खुशबू अलग अलग होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन, वही मैंने आपको बता रहा हूँ कि नोस्ट्रिल तक पहुँच जाती है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अगर आपका बनता है तो आपके नोस्ट्रिल तक उसकी खुशबू पहुँच जाती है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस अस, कह रहा है कि हमारे तक ये स्मेल पहुँचती कैसे है। द पार्टिकल ऑफ एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, कह रहा है जो अरोमा जो खुशबू निकलती है उसमें उसके पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं एयर के पार्टिकल से, ठीक है। जैसे कि मान लो हलवा बन रहा है, तो हलवा जब गर्म होता है तो उसमें से अरोमा मतलब कह सकते हो कि वही पार्टिकल्स उसके निकल रहे हैं, किसके, हलवा का पार्टिकल कह सकते हो गैसेस फॉर्म में, जो मतलब एयर के साथ मिक्स होकर निकल रहा है, और वो एयर के साथ मिक्स होकर पार्टिकल्स हमारे नाकों तक पहुंच रहे, हमारे नोज तक पहुंच रहे हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड रीचेस अस इन सेकंड, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्या कह रहा है कि सॉरी द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड रीच अस इन सेकंड, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्योंकि देखो जो भी आपका खुशबू है, जो स्मेल है, वो एक तरीके से एयर की फॉर्म में, गैस के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस, सो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन कर सकता है वो गैस कर सकता है दूसरे किसी सॉल्वेंट में, या फिर कह सकते हो कि किसी लिक्विड में अगर, या किसी गैस में अगर हमें डिफ्यूजन कराना हो तो गैस सबसे फास्ट कर सकता है। तो देखो ना एयर में क्या हो रहा है, अरोमा के जो पार्टिकल्स हैं वो फटाफट डिफ्यूज होकर आपके क्या हो रहे हैं, नोज तक पहुंच रहे हैं। तो ये कह रहा है कि डिफ्यूजन गैसेस में ज़्यादा होता है, और गैस में अगर डिफ्यूजन हो तो बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है।
मतलब देखो गैस सबसे ज़्यादा डिफ्यूज कर सकता है दूसरे में, तो गैस अगर लिक्विड में डालोगे और गैस अगर गैस में डालोगे तो उसमें भी गैस इंटू गैस जो होगा, ये दोनों वाले डिफ्यूजन यहाँ पर फास्टर हो रहा होगा, क्योंकि दोनों के पार्टिकल के बीच में ही स्पेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर गैस इसके बीच में तो स्पेस बहुत ज़्यादा है बट लिक्विड में कम है, तो यहाँ भी हो रहा होगा, बट एट कंपेयर करें अगर गैस गैस में तो डिफ्यूजन गैस गैस में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैस इन लिक्विड। इन द gaseous state the particle move randomly at high speed। जो गैस होता है उसमें पार्टिकल्स बहुत ही रैंडमली हाई स्पीड में घूमते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और इसी मूवमेंट की वजह से अगर जिस कंटेनर में वो रखे जाते हैं उसके वॉल्स को हिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ऐसा नहीं आवाज आएगी भाई हिट करते हैं वर्ड को, ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, इसके अंदर ऑक्सीजन है तो इसके पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं, इसके अंदर लगातार मूव कर रहे हैं, क्योंकि इस पे आपको क्या लगेगा भाई, इसमें प्रेशर पड़ता है, ठीक है, ये वॉल्स पे प्रेशर लगाता है, किसके कंटेनर्स के वॉल पे प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो एक्सर्टेड बाय बिकॉज ऑफ दिस एक्सर्टेड बाय गैस पर यूनिट एरिया कह रहा था प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज बिकॉज जो प्रेशर गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है वो क्यों होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया। आप कहते हैं इसमें कितना प्रेशर है, इस कंटेनर में, इस ऑक्सीजन सिलेंडर कितना प्रेशर है, तो ये प्रेशर किसके द्वारा लगाया जा रहा है, गैस के पार्टिकल्स के द्वारा लगाया जा रहा है उस कंटेनर्स के ऊपर, उसके वॉल्स पे, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वही कहने की कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को दिखाया गया कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आप देखोगे बहुत ही कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा आपको दिखेगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दो आइटम्स के बीच में बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ पर आप देखोगे गैस में और भी ज्यादा है, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है, ये इस साइड इंक्रीज हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या दिखा रहा है ये, यहाँ पे लिखा है फिगर एबीसी शोज द मैग्नीफाइड सिस्टमैटिक पिक्चर ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर का मैग्नीफाइड पिक्चर है ये, द मोशन ऑफ पार्टिकल कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। देख सकते हो इस तरीके से मूव करेंगे, फ्री टू मूव होते हैं ना, यहाँ पर एक दूसरे से बहुत ही टाइटली अट्रैक्टेड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, तो मूव नहीं कर पाते, यहाँ पर थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फ्लो कर पाते हैं, बट फिर भी ये उस तरीके से फ्लो नहीं कर पाते जिस तरीके से गैस रैंडमली फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है, देखो प्रेशर ये भी लगाता है आपके कंटेनर पर, बट ये ज़्यादा प्रेशर लगाता है बिकॉज इसके पार्टिकल जो है रैंडमली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक तरीके से 50% सिलेबस कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है कैन मैटर चेंज स्टेट, बट उस पर जाने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बता दूंगा, है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज पहले ही दे दूंगा ताकि जब आप रीड कर रहे होगे तो उसको और आसान आपको लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं अपनी वाली जो डाटा है उसको मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो हमने जो एनसीईआरटी अभी देखा है उसमें जितना भी कवर किया उसको मैंने एक समराइज फॉर्म में आपको यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने बताया हुआ है कि आप मेल कर सकते हो, मैं आपको मेल के थ्रू ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि जब वो पढ़ लोगे तो उसके बाद इसको देख लोगे एक बारी, ठीक है, और इसी को याद कर लोगे, डिफरेंस याद कर लोगे। साथ ही साथ ना आप एक्टिविटीज जरूर एक बार ध्यान रखना, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं, प्रूफ करने को आ सकता है कि प्रूफ दैट गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड्स एंड इस तरीके से यूजिंग एक्टिविटी, तो उसमें आप एक्टिविटी सीरीज वाला यूज़ कर सकते हो। तो सारी एक्टिविटी को अपनी लैंग्वेज में आप जरूर याद रखना, मतलब समझ के ध्यान रखना, और उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, यस, ठीक है, यस कर सकते हैं। आपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा होगा वाटर का, जो वाटर हम आइस क्यूब्स को बनाते हैं फ्रीज में रख के, तो ये क्या होता है, वाटर एक लिक्विड होता है, और लिक्विड से वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, वाटर आइस में चेंज हो जाता है, और जो स्टेट चेंज होता है वो लिक्विड से हमारा सॉलिड हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर लिक्विड को हम बॉयल करते हैं, या कह सकते हो कि उसमें बॉइलिंग होती है इसमें, तो क्या होता है, ये इसके गैसियस फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में वो इवोपरेट होके गैस बन जाता है, वाटर वेपर्स, और ये क्या होता है, गैस होता है। तो देखो लिक्विड से हम सॉलिड में भी जा रहे हैं, लिक्विड से गैस में भी जा रहे हैं, और इसी वाटर वेपर्स को अगर हम कंडेंस करते हैं तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को अगर हम कर देते हैं तो अगर हम इसको टेम्परेचर लो कर देते हैं सॉलिड बन जाएगा, या सॉलिड को हीट करे, आइस को हीट करे तो लिक्विड बन जाएगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं, हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर मैटर ही स्टेट चेंज कर जाए, बट हाँ कर सकते हैं।
तो इसका आंसर यस लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या होता है कि सॉलिड से अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट करना पड़ेगा। तो हीट करने का आप आइस ले सकते हो कि भाई आइस को हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो आयरन्स होते हैं उनको कैसे जो कारीगर होते हैं वो किस तरीके से उसको पिघला के अलग अलग शेप देते हैं, तो उसको लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं ना हीट सप्लाई करके। और लिक्विड से गैसेस का बेस्ट एग्जांपल आपका ये वाटर वेपर्स का होगा, जो आपने देखा होगा कभी आपके घर में होगा, स्टीमर होगा, है ना। स्टीमर में जो आप कह सकते हो जो आप वेपर्स वगैरह लेते हो, इन दोनों काफ़ी चला वो, जब हम उसके वेपर्स लेते हैं तो क्या हो रहा होता है कि वो जो लिक्विड में होता है वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पर इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को बताया गया कि अगर भाई कोई सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है डायरेक्टली तो मैं उसे सब्लिमेशन बोलूँगा, और अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो मैं उसे क्या बोलूँगा, डिपोजिशन बोलूँगा। और अगर कोई गैस अगर कंडेंस होके, मतलब अगर हम किसी तरीके से किसी गैस को लिक्विड बना दें तो वो कंडेंसेशन कहलाएगा, और अगर लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वो इवोपरेशन कहलाएगा। अगर हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में तो फ्रीजिंग कहलाएगी, और अगर सॉलिड को अगर हम मेल्ट कर देते हैं तो वो लिक्विड कहलाएगी, ठीक है। मतलब सॉरी, अगर हम सॉलिड को लिक्विड चेंज कर देते हैं तो वो मेल्टिंग कहलाएगी। तो यहीं पर फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन और डिपोजिशन, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, ये 6 प्रोसेस हैं डिफरेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के, और इसी को हम एनसीईआरटी में भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को हम अच्छे से कवर करेंगे। उससे पहले मैं देख लेता हूँ अगर कुछ आपके लिए और है तो मैं आपको कवर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरा जो डाटा था, मेरा जो एक तरीके से ओवरव्यू था वो मैं दे चुका हूँ। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी पे चलते हैं और एनसीईआरटी को कवर करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम नहीं करेंगे किसी भी चैप्टर को। लाइन बाय लाइन में आपको एनसीईआरटी समझा रहा हूँ। चलो एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी में हमारा जो टॉपिक है वही रहेगा, कैन मैटर चेंज स्टेट, ठीक है। तो लिखा हुआ है कैन मैटर चेंज स्टेट, तो भी मिल गया हमारा आंसर यस, इट कैन चेंज विल। तो कैसे है इसको पढ़ते हैं थोड़ा। वी ऑल नो दैट आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम जानते हैं कि जो वाटर है वो सिंगल हैंडेड 3 स्टेट्स में रह सकता है। आइस, ठीक है, आइस आपने देखा होगा, अपने लिक्विड के फॉर्म में वाटर देखा होगा और गैस के फॉर्म में वाटर वेपर। सब देखते होगे, किचन में जाओगे तो तीनों चीज़ आपको दिख जाएगी। मम्मी आइस से किसी दिन आपके लिए जूस बना रही होगी, किसी दिन आपको वाटर तो आप डेली ही पीते हो, बाकी गैस आपको कभी खाना बन रहा होगा तो वाटर वेपर्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, कह रहा है कि क्या होता है जब एक मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा होता है, तो मैटर के अंदर हो क्या रहा होता है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल ऑफ मैटर, साथ ही साथ उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है। तो 2 लोगों की चिंता की गई है कि जब एक मैटर चेंज होता है तो मैटर के अंदर क्या हो रहा होता है, पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा होता है, ठीक है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कैसे होता है ये कैसे हो सकता है या कैसे होता है। वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस इज नॉट इट, हमें ये आंसर जानना पड़ेगा, है ना। ये कह रहा है जानने के लिए हमें नीचे पढ़ना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले उन्होंने क्या दे दी है, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ पर, चेंज ऑफ द अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर उन्होंने बताया, तो पहले वो देख लेते हैं कि टेम्परेचर के चेंज आने पर इफेक्ट क्या होता है। तो टेक 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज नॉट इन कांटेक्ट विद द आइस। तो ये क्या कह रहा है कि 150 ग्राम आइस लेना है बीकर में, और उसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर, इससे टेम्परेचर पता चलता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर आपको सस्पेंड कर देना है इन कांटेक्ट विद द आइस सो दैट बल्ब इज इन कांटेक्ट, ताकि जो बल्ब है वो आइस के साथ कांटेक्ट में रहे। इस तरीके से ये स्टैंड होता है, आयरन स्टैंड बोलते हैं इसको। इस तरीके से यहाँ पर बर्नर लगा लेना है और ये स्टैंड हो जाएगा, उसके ऊपर आपको बीकर रखना है और थर्मोमीटर सस्पेंड कर देना है। मेन काम इसका थर्मोमीटर को ही रखने का है, ठीक है। बाकी ये ग्लास स्टीरर है जो स्टीर करने में आपको हेल्प करेगा, है ना। लैब में तो ऐसी चीज़ें रखी होती है, वहाँ पर तो आप ऐसा तो है लकड़ी ला के यूज़ कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, यही काम आपको वाटर के साथ करना है, क्या वही चेक कर लेते हैं, ठीक है। आइस एज इन फिगर 1.6, ठीक है। स्टार्ट द हीटिंग ऑफ बीकर ऑन अ लो फ्लेम, कह रहा है कि वही जो बीकर है उसको लो फ्लेम में हीट करो, ठीक है, ठीक है। ना टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, कह रहा है कि वो टेम्परेचर नोट करो जब आइस मेल्ट होना शुरू करती है, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में था तब का टेम्परेचर नोट कर लो, जब हम हीट नहीं कर रहे थे, फिर जब मेल्ट हो रही है आइस तब का देख लो कि तब क्या टेम्परेचर है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, जब सारी की सारी आइस वाटर बन जाए उस टाइम पे टेम्परेचर नोट करो। रिकॉर्ड योर
ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब जो ऑब्जर्वेशन बताओ कि क्या क्या टेम्परेचर रह रहा है। स्टार्टिंग का ले लो, देखो पहले स्टार्टिंग का ले लो जब कि वो क्या था, सॉलिड था, आइस के फॉर्म में था, फिर जब थोड़ा सा मेल्ट होने लग गया उस टाइम का देख लो, और फिर लास्ट में जब वो पूरी तरीके से वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है उस टाइम का भी आप नोट कर लो रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, now put a glass rod in a beaker and heat while stirring till the water start boiling। और तब तक हीट करते रहो उस ग्लास, रिकॉर्ड करने के बाद आप ग्लास रॉड इन द बीकर पुट एंड हीट while stirring, स्टीर करते करते हीट करो जब तक कि वो बॉईल ना करने लग जाए। पानी में कन्वर्ट हो गया, बॉइलिंग तक उस हीट करना है। बॉइलिंग क्या मतलब, बबल्स उसमें से बबल फॉर्म हो जाए अंदर और इस तरीके से वेपर्स के फॉर्म में वो निकलने लग जाए, बबल्स भी फॉर्म करे और वाटर वेपर्स भी निकल रहा हो, तो बॉइलिंग है। ठीक है, बॉइलिंग करनी है आपको। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर पे अपनी आंख जमा के रखो। रीडिंग द टिल द मस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज, ज्यादातर जब मतलब पूरी की पूरी जब तक वाटर वेपराइज ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है, थर्मोमीटर का टेम्परेचर रीड करते रहना है। मस्ट ऑफ द मतलब पूरा नहीं, ज्यादातर इवोपरेट हो जाता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट। अब जो यहाँ पे टेम्परेचर के डिफरेंट डिफरेंट टाइम के जो टेम्परेचर है उनको नोट कर लो कि जब आधा हो गया या जब पूरा था, स्टार्टिंग में कितना था, फिर आधे पे, और जब हम खत्म कर रहे हैं उस टाइम पे कितना टेम्परेचर है ना। जब वाटर वेपर्स बनना शुरू हुए तब कितना टेम्परेचर, स्टार्टिंग में जब बबल्स बनना चालू हुआ तब क्या टेम्परेचर था, तो उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जो टेम्परेचर हो रहे होंगे उसको आप नोट कर लो। ठीक है, उससे हम कुछ कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। यहाँ पर देखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हर मैटर के पार्टिकल्स के बीच पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है जिससे वो मूव नहीं कर पाते हैं, बट सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या कह रहा है कि जब मैंने आपको बताया था उसी टाइम पे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई एनर्जी ले रहा है तो कहीं तो दिखाएगा ना, तो अपनी मूवमेंट के थ्रू दिखाता है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, वो मूव ज़्यादा तेजी से करने लग जाता है, तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड्स, पार्टिकल्स होते हैं वो तेजी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और सॉलिड से वो पार्टिकल्स जो क्लोजली पैक्ड है वो क्या होने लग जाते हैं, थोड़े से स्पेस बनाने लग जाते हैं और लिक्विड की तरफ अपना रूप जो है वो लिक्विड की तरह दिखने लग जाता है। तो ये कह रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड द एनर्जी सप्लाइड विद द हीट। जो हीट से हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो क्या कहाँ पर यूज कर रहा है, उसको कहीं तो जा रहा होगा ना, तो ऊपर की तरफ तो आपको दिख नहीं रही, आग कोई ऊपर से निकल रहा है, तो कहाँ जा रहा है हीट, तो हीट जो है वो किस में यूज कर रहा है, वो टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। आइस जो सॉलिड था उसके बीच के जो पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके उन्हें तेजी से वाइब्रेट करा के उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में आपको हेल्प करेगा आपका जो ये हीट आप दे रहे हो उसे। A stage is reached when the solid melt is converted into liquid। एक ऐसा समय आएगा जब आपकी सॉलिड जो आपका आइस है वो आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि एक टाइम आएगा जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखो सी लेवल के आसपास, अगर सी लेवल के पास करें तो हम कह सकते हैं कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होता है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, माउंटेन्स वगैरह में जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से आप देखते होगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो माउंटेन्स में जो माउंटेनर्स जाते हैं उनके नाकों से खून निकलने लग जाता है। ठीक है, उन्हें सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है क्योंकि उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो यही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब नॉर्मल प्रेशर जिसमें हम रहते हैं, अगर उस प्रेशर में अगर जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी सॉलिड को, यहाँ तो हमने आइस को लिया, बट किसी भी सॉलिड को जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं, इसको अच्छे से मैं आपको सिंगल क्लास की वीडियो बनाकर बताऊंगा। बाकी यही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगाता है, क्योंकि एयर में भी वेट है तो एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। बट अभी हमारा जो प्रेशर है वो बैलेंस्ड रहता है, जो इनसाइड द बॉडी रहता है वही आउटसाइड द बॉडी रहता है। बट जैसे ही हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हम पे लगा रहा होता है वो डिक्रीज हो जाता है, बट हमारी बॉडी का प्रेशर तो सेम है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड जो है वो वीन से या कह सकते हो कि नसों से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो बैलेंस करने वाला जो फोर्स है वो कम, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें मैं डीप पे नहीं जाना, ये तो
बायोलॉजी से रिलेटेड है थोड़ा। तो अभी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब नॉर्मल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हमारे पे लगाता है, उस प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होगा किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, उस मिनिमम देखो, क्योंकि मैक्सिमम तो देखो मान लो एक 100 डिग्री पे वाटर हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो भाई वाटर लिक्विड में चेंज हो गया, फिर 100 से आगे लेके जाओगे तब भी हो जाएगा। तो मिनिमम टेम्परेचर की बात कर रहा है कि जब सबसे कम टेम्परेचर हो और तब भी वो पूरी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा ना किसी भी सॉलिड का, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, किसी भी मैटर का जितना भी ज्यादा वो होगा ना आपका मेल्टिंग पॉइंट, उसके इसका मतलब ये हुआ कि उसके बीच के पार्टिकल्स, जो उनके पार्टिकल्स है जिससे वो बना हुआ है, जो एटम्स जिनसे वो बना हुआ है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तभी तो वो मेल्ट करने में उसके एनर्जी ज्यादा चाहिए उसको अलग करने में। तो यहाँ पर ये कह रहा था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। देखो केल्विन एक यूनिट है जिस तरीके से डिग्री सेल्सियस है, तो आप डिस्टेंस करने के लिए मीटर किलोमीटर लेते हैं, उसी तरीके से टेम्परेचर को नापने के लिए डिग्री सेल्सियस या केल्विन का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो 273.15 केल्विन है। इसे आप 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो। 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है आइस, उसमें वाटर में हो जाता है। बट ध्यान रखना कि हर एक सॉलिड का अपना अपना होगा। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। सॉलिड से जो लिक्विड में चेंज होता है उसे हम फ्यूजन कहते हैं। बट मैंने क्या बताया था वो एक बार देख लेते हैं कि सॉलिड से जो लिक्विड में चेंज होता है उसको क्या कहते हैं। एक बार मेरा वाला भी कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार देखो, मैंने पूरा एक साथ ही दिखा दिया था आपको। तो देखो सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट हो रहा है, हाँ मेल्टिंग भी कह सकते हो। देखो सॉलिड से लिक्विड वाले को मेल्टिंग भी कह सकते हो, और नहीं तो आप फ्यूजन कहना चाहो तो फ्यूजन भी कह सकते हो। तो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ध्यान, इसको फ्यूजन इज नोन एज फ्यूजन। तो ये डेफिनेशन आ सकता है, बाकी हम मेल्टिंग लिख सकते हैं, फ्यूजन लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। बट आपको अगर फ्यूजन पूछा जाए तो फ्यूजन ही लिखोगे। तो आप लिख लेना कि अगर सॉलिड से अगर कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देखो नोट्स से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी का यूज करो, तो फ्यूजन लिख लेना कि भाई सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो फ्यूजन कहलाएगा। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है, आपको पता है जब हमने आइस लिया तो उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। और जब उसको मेल्ट कर दिया, जब पानी बन गया, तब भी उसका जो टेम्परेचर था, मतलब मेल्ट होने से थोड़ा सा पहले, या मेल्ट जब पूरा मेल्ट हो गया, एक भी सेकंड इधर उधर नहीं, तो उस समय भी उसका टेम्परेचर ना 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा था। तो भाई इतनी हीट जो हमने ट्रांसफर करी वो गई कहाँ? तो मैंने बताया ना कि जो सारी की सारी एनर्जी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग रही है। तो एक्स्ट्रा ना हीट नहीं बना पा रहा है या फिर एक्स्ट्रा टेम्परेचर नहीं बढ़ा पा रहा है, वो सारी एनर्जी कहाँ लगा दे रहा है? उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगा रहा है। तो यू हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। क्या कह रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग point is reached till the ice melt. This happen even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply the heat. These heats get used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। तो वही कह रहा है कि आपने देखा होगा कि मेल्टिंग ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हुआ मेल्ट होने के बाद। जब एक बार मेल्ट हो गया, मतलब जब आइस था, ठीक है, तो जब मेल्ट हो गया ना, जब मेल्ट हो गया एक बार थोड़ा सा मेल्ट हुआ, तो जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा, ठीक है, मतलब एक बार जब वो मेल्ट हो गया तो मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, मतलब जब तक वो पूरी तरीके से लिक्विड कन्वर्ट नहीं हुआ। एक बार मेल्टिंग पॉइंट मतलब थोड़ा सा जब मेल्ट होने लग जाए, है ना। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि थोड़ा सा भी लिक्विड जो है वो सॉलिड जो है खुद ही मेल्ट होने लग जाए। तो वो मेल्टिंग पॉइंट आपका 0 डिग्री सेल्सियस था, वहां पर मेल्ट होने लगा। बट मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने के बाद जब तक वो पूरी तरीके से क्या नहीं हो गया, पूरी तरीके से लिक्विड नहीं हो गया, तब तक उसका जो टेम्परेचर था वो चेंज नहीं हुआ। तो जो हम हीट सप्लाई कर रहे थे तब तक वो कहाँ जा रही थी हीट? जैसे यहाँ पर देखो आपने आइस लिया, तो आइस लेने के बाद इसका टेम्परेचर कुछ माइनस में होगा या जो भी होगा, उसके बाद आपने जब मेल्ट करा तो जब मेल्टिंग स्टार्ट हुई तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। अब 0 डिग्री सेल्सियस से जब आपने और फर्दर हीट किया और ये
लिक्विड बन रहा है फर्दर, तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है। तो ये एनर्जी कहाँ जा रही है जो हम यूज कर रहे हैं, तो ये आंसर है दिस हीट्स गेट यू। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है बट वेयर दैट एनर्जी वाज गोइंग, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दिस हीट्स गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस हीट गेट्स यूज अप इन द चेंजिंग द सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, है ना, स्टेट, चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वही पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ओवरकम करने में ये सारी एनर्जी आपकी लग रही है। एज दिस हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड दैट इट्स गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। तो इसी को लेटेंट हीट कहा जाता है, जो आपको मेल्टिंग पॉइंट से लेकर जब तक टेम्परेचर वही सी मेल्टिंग पॉइंट पे बना हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तब तक आपने जितनी भी हीट प्रोवाइड की उस हीट को हम लेटेंट हीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। तो ये कह रहा है कि heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature. It is considered that it gets hidden into the content of beaker that and is known as latent heat. The word latent means hidden, hidden heat, है ना, ये hidden है यहाँ पर क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी कहाँ यूज कर रहा है? पार्टिकल्स को दूर करने में, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। The word latent means hidden, the amount of heat energy that is required to 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। यहाँ पे ध्यान से सुनो, latent heat और latent heat of fusion में डिफरेंस है। latent heat मतलब hidden heat जो यहाँ पे लग रही है। अब किसी भी सॉलिड को 1 kg सॉलिड को, किसी भी सॉलिड का 1 kg अमाउंट लो और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे तब तक, जब तक कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब वही मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब तक जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। 1 kg ही होना चाहिए सॉलिड। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने 1 kg ले लिया, 1 kg आपने ले लिया आइस ले लिया, और आइस को जब मेल्ट किया तो स्टार्टिंग में मेल्ट होना शुरू करेगा तो वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू किया उसका टेम्परेचर नोट करो, और जब तक टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहेगा तब तक हीट करो। और ये 1 kg ही लिया है हमने, ठीक है, 1 kg होना जरूरी है क्योंकि नॉर्मली हम लेटेंट हीट बोलेंगे, बट 1 kg हो तो हम उस हीट को जो सप्लाई करेंगे जब तक वो कांस्टेंट है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो वही कह रहा है वो कि भाई चाहे टेम्परेचर सेम हो, जब मेल्टिंग पॉइंट जब मेल्ट हो रहा था स्टार्टिंग में तब भी टेम्परेचर उतना ही था, और जब थोड़ा सा हम आगे लेके गए और थोड़ा सा हमने इसको लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा कन्वर्ट किया, बट अभी भी टेम्परेचर उतना ही है। बट क्या कह रहा है कि जो एनर्जी है वो किसके पार्टिकल्स के पास ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास होगी कि भाई हीट जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप हो रहा है, तो एनर्जी इसके पास ज्यादा होगी ना कि इसके पास, ठीक है ना। तो यहीं पे यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। तो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट सेम टेम्परेचर। मतलब दोनों ही, जब वाटर होगा तब भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा एक टाइम पे, क्योंकि जब तक वो पूरी तरीके से नहीं हो चुका होगा चेंज, जब तक वो हीट यूज ही हुई होगी तोड़ने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो इसमें आइस है और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस में, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस में, बट हमारा जो एनर्जी है वो इसमें ज़्यादा होगी। आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो यहाँ पर, ये एनर्जी हम जो दे रहे हैं कहीं तो ज़्यादा होगी, तो एनर्जी उसकी सारी यूज होगी पार्टिकल्स को अलग करने में, सेपरेट करने में। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब हम हीट एनर्जी वाटर को देने लग जाते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट था ना बी पार्ट उसका, तो जब हम वाटर को ही हीट एनर्जी देने लग जाते हैं तो उसके पार्टिकल और तेजी से मूव करने लग जाते हैं, है ना। एट सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी। और एक टाइम आता है जब इतनी एनर्जी मिल चुकी होती है वाटर के पार्टिकल को कि उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होने लग जाती है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने लग जाती है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट के जब लिक्विड है तो उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, मतलब वेपर्स बनने लग जाए, बबल्स बनने लग जाए, और
एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हो इज नॉन एट्स इज बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड आपकी बॉयल होने लग जाए, आपके वेपर्स निकलने लग जाए, आपके बबल्स फॉर्म होने लग जाए, तो इसका मतलब है कि वो बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है। जिस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मिनिमम पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जिस मिनिमम पॉइंट पे वो स्टार्ट हो जाएगा बॉइलिंग, तो ये बॉइलिंग तो होता रहेगा, आगे फर्दर और हीट मिलती जाएगी, बट जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेट इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। देखो बल्क फिनोमिना समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बल्क फिनोमिना का ये मतलब है कि जो हीट एनर्जी आप सप्लाई करोगे तो ये पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक ही साथ सारे हर जगह पर जो है बबल्स फॉर्म हो रहे होंगे, सारी जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगह पे वो जा रहा होगा। इवापोरेशन में, जो इवापोरेशन एक केस आता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें सिर्फ सरफेस सारी की सारी जो लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से जो गैसियस स्टेट में फॉर्मेशन हो रहा होगा वाटर वेपर्स का, वो आपका सिर्फ सरफेस पे हो रहा होगा, तो उसको सरफेस फिनोमेना बोला जाता है। बट बॉइलिंग को आपका बल्क फिनोमेना बोला जाता है, क्योंकि पूरे बल्क में, पूरी लिक्विड जो हम लेंगे बॉइल करने के लिए, पूरे लिक्विड में वो हीट ट्रांसफर हो रही है और एक एक पार्टिकल के बीच में वो पहुंच रही है और एक एक पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर, बॉइलिंग का जो टेम्परेचर है वाटर का, ठीक है, वो 373 केल्विन है, ठीक है, सेकंड यूनिट, एंड फर्स्ट यूनिट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस के केस में 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आपको सेल्सियस से कन्वर्ट करना है, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जो भी सेल्सियस में टेम्परेचर होगा उसमें 273.15 केल्विन ऐड कर सकते हो, या अप्रॉक्स 273 केल्विन ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, बट अगर केल्विन में निकाले तो 273 प्लस 100 की 100 है और प्लस में 273, तो 373 केल्विन इसकी हो जाएगी आपकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पड़ा। अब वेपोराइजेशन क्या होता है? तो वेपोराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिक्विड से वो किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कोई भी चीज चेंज हो जाए तो उसको हम वेपोराइजेशन बोलेंगे, वेपर्स फॉर्म हुए। अब ये दो तरीके से हो सकते हैं, बॉइलिंग के थ्रू या इवोपरेशन के थ्रू। अब इवोपरेशन बॉइलिंग में भी हो रही होती है, बट इवोपरेशन को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। वेपोराइजेशन का मतलब समझ लो अभी बस, कि भाई कोई भी चीज लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हो रही होगी। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो कि भाई जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बता दो। तो हमने 1 kg ऑफ सॉलिड लिया था, तो हम बोलेंगे व्हेन 1 kg ऑफ लिक्विड, इसको यहाँ पे बनाते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of fusion। मतलब जो पॉइंट होना चाहिए वो आपकी बॉइलिंग पॉइंट ही होना चाहिए। ये बात आपके 1 kg ऑफ जो वाटर है वो पूरी तरीके से वेपराइज हो जाना चाहिए, ठीक है, पूरी तरीके से वेपराइज हो जाना चाहिए जो आप लोगे, और उस हीट जो आपको रिक्वायर होगी उस चीज के लिए, उसको हम बोलेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डू इट इन सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये हमने बता दिया, खुद कर लिया हमने। तो पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर्स एट 373 डिग्री हैव मोर एनर्जी देन वाटर। तो जैसे कि हमारा आइस था, आइस से ज्यादा एनर्जी किसमें थी, वाटर में, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था। उसी तरीके से जो हमारा स्टीम होगा, जब एट द लास्ट जब स्टीम होगा जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाला था, क्योंकि यहाँ से अभी ना टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, और वो सारा टेम्परेचर किस में चेंज होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गई, उसके बाद सारी की सारी एनर्जी उसी सारी की सारी लिक्विड को वेपर बनाने में लगी होगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस दोनों का ही होगा सारा वेपराइज होने से पहले, बट हाइट एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जब वो वेपर्स के फॉर्म में होगा। तो वेपर्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी एज जो हमारा लिक्विड है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि दैट इज द वाटर वेपर्स एट 373। अगर हम कोई वाटर वेपर लेते हैं और उसमें 100 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, और हम एक वाटर लेते हैं जिसका 100 डिग्री सेल्सियस है, दोनों में ज्यादा एनर्जी वाटर वेपर्स के पास होगी। तो अगर आपको नुकसान है तो गर्म पानी से ज्यादा आपका नुकसान किससे होगा, आपके स्टीम से होगा। दिस इज कॉल्ड पार्टिकल स्टीम है ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब छुपा हुआ हीट के फॉर्म में उन्होंने क्या कर रखा है, छुपा रखी है हीट को, टेम्परेचर को छुपा रखा है। और वो टेम्परेचर किस में छुपा हुआ है, उसी वो पार्टिकल्स के बीच में छुपा हुआ है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में लगी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉलिड से अगर आपको लिक्विड में जाना है तो हीट करना होगा, और लिक्विड से अगर आपको सॉलिड में जाना है तो कूल करना होगा। लिक्विड से आपको गैस में जाना है तो हीट करना होगा, और गैसियस से आपको लिक्विड में जाना है तो कूल करना होगा। और ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर बताया नहीं है, बट यहाँ पर क्या था, गैसियस से सॉलिड जाना होगा तो कंप्रेस करना पड़ेगा, या कह सकते हो कूल यहाँ पे भी करना पड़ेगा। और सॉलिड से गैसेस जाना है तो वहां पे भी आपको क्या होगा,
वहां पे भी आपको हीट करना पड़ेगा। तो सॉलिड से आपको अगर दोनों में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट ही करना पड़ेगा। और गैसेस से लिक्विड आना हो या सॉलिड आना है तो आपको कूल ही करना पड़ेगा। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज करने पर हम एक मैटर के स्टेट से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जा सकते हैं। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। हमने सीखा कि हीट अप्लाई करने पे कोई भी सॉलिड लिक्विड बन जाएगी, कोई भी लिक्विड गैस बन जाएगा। बट देर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जैसे मैंने देखो आइस लिया, आइस को हमने पहले वाटर बनाया, फिर वाटर से क्या बना आइस, आइस से वाटर, और वाटर से फिर क्या बना वाटर वेपर्स बना है ना, वाटर वेपर, छोटे छोटे वाटर वेपर्स बने। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से हमारी किस में चेंज हो जाएगी, वेपर्स में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका कैम्फर क्या होता है जो आप जलाते हो, है ना, वो कैम्फर कैम्फर है ना जो आप अपने लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो वो जो हम यूज करते हैं पूजा के लिए, जब उसको हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली किस में, लिक्विड में चेंज नहीं होता, डायरेक्टली वेपर्स में चेंज होता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली आपकी वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी को देखते हैं। टेक सम कैम्फोर और अमोनियम क्लोराइड। कुछ कैम्फोर लो, कैम्फोर लो, मतलब जो हम पूजा करने के लिए जो जलाते हैं ना, शायद क्या कहते हैं उसको, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, आप सर्च कर सकते हो कैम्फोर। क्रश इट, क्रश करना है। और चाइना डिश, चाइना डिश ना लैब का प्लेट होता है, लैब के प्लेट का नाम चाइना डिश होता है, ठीक है। लैब में जो प्लेट होती है उसका नाम चाइना डिश होता है, स्पेशल प्लेट जो कि लेबोरेटरी में यूज होता है, चाइना डिश। चाइना डिश में आपको ये क्रश करना है और इन्वर्टेड फनल, आपको फनल इन्वर्टेड रखनी है और उसमें कॉटन प्लग, देखो इन्वर्टेड फनल रखोगे तो ये डालने वाली जो चीज है जहाँ से हम कोई लिक्विड डालते हैं, ये चीज आपको क्लोज कर देनी है कॉटन प्लग से या कॉटन, किसी भी कॉटन से, ठीक है, पूरी तरीके से क्लोज कर देनी है ताकि जो हम हीट करेंगे अभी यहाँ पर उससे जो वेपर्स बनेंगे वो बाहर ना जा पाए। तो नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो कैम्फर हैं वो जल जाएंगे और जल के वेपर्स के फॉर्म में आ रहे होंगे, बट यहाँ पर जाने को मौका नहीं मिलेगा बाहर एटमॉस्फेयर में, तो यहीं पर कंडेंस हो जाएंगे वो। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा कि भाई डायरेक्टली हो जाएगा बट यहाँ कंडेंस हो जाएगा बिकॉज हमने यहाँ पे क्लोज कर रखा है। तो सब्लिमेशन किसे कहेंगे, जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, लिक्विड में ना हो बीच में, तो मतलब बीच में ये जो कह सकते हो दलाल ना है लिक्विड, तो हम कह सकते हैं कि वो सब्लिमेशन वहां पे प्रोसेस हुआ है। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। अगर हम इसका उल्टा हो, कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए तो हम इसको डिपोजिशन बोलेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर मैंने मेल्टिंग बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, मेल्टिंग बोला हुआ है, तो आप इसको फ्यूजन भी बोल सकते हो। फ्यूजन लिखो, एनसीईआरटी ने फ्यूजन यूज किया तो आप फ्यूजन ही लिखो, ठीक है। तो अब देखो टेम्परेचर का इफेक्ट हमने देख लिया, अब हम क्या प्रेशर के चेंज करने पर भी मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं थोड़ा, या नहीं भी कर सकते तो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, आप ही बताना कि कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। चलो आ जाते हैं कि क्या प्रेशर चेंज करने पर कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कह रहा है कि जो डिफरेंस है स्टेट ऑफ मैटर का वो इसलिए है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में, किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है ना, दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये डिफाइन कर रहा है कि वो जो स्टेट ऑफ मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुशिंग द प्रेशर, व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर, अगर हम प्रेशर अप्लाई करने लग जाए, प्रेशर से क्या होगा, कोई भी चीज पास आने लग जाती है। अगर मैं दो लोगों को एक साथ प्रेशर, ये दो लोग हैं, ठीक है, ये दो लोग हैं और यहाँ पे खड़े हैं, अब मैं इधर से धक्का मारता हूँ, इधर से धक्का मारता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, क्या होगा, ये दोनों पास आने लग जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम किसी मैटर पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो उसके पार्टिकल्स पास आने लग जाएंगे और कंप्रेस होने लग जाएंगे। तो कह रहा है कि अगर हम किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करें और उसे कंप्रेस करें तो क्या होगा। तो अप्लाइंग प्रेशर देखते हैं थोड़ा, तो कह रहा है कि इनक्लोज इन अ सिलेंडर विल द पार्टिकल कम क्लोजर, क्या पार्टिकल क्लोजर आएंगे? हाँ आएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्या प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे एक मैटर दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, सॉलिड इस तरीके से आपस में क्या चेंज हो सकते हैं? तो देखते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। देखो अगर हम प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर को, मतलब दो चीज एक साथ कर रहे हैं, है ना, टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं मतलब कूल कर रहे हैं, जिससे गैसेस अपने आप ही लिक्विड बन जाती है, जैसे कि वाटर वेपर्स हम उसको कूल करने लग जाते हैं, मतलब रख देते हैं ढक्कन तो क्या होता है, कूल होने लग जाता है, नीचे हीट मिल रही होती है, ऊपर आता है थोड़ा ठंडक मिलती है एटमोस्फेयर से, तो क्या होता है, कूल हो जाता है। तो कह रहा है कि रिड्यूस करो टेम्परेचर, साथ ही साथ अगर प्रेशर अप्लाई करते हो तो हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी गैस को, तो वी कैन लिक्विफाई गैसेस। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? देखो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फटाफट आप लोग चेक करोगे, है ना, आप चेक करके बताओगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। इट स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर,
प्रेशर, हाई प्रेशर में रखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है बट सॉलिड होता है ना, समझो। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड ना एक गैस होती है ना, गैस होती है, बट उसको इतने प्रेशर में रखा जाता है कि वो सॉलिड के फॉर्म में रखा हुआ रहता है, और वो डायरेक्टली सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस। अगर हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं या टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, वही बता रहा है कि लिक्विड स्टेट में आए बिना वो गैसेस में हो जाएगी, गैस में हो जाएगी। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमने प्रेशर डाल के बनाया हुआ है उसको ड्राई आइस भी कहा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली कह सकते हो कि कन्वर्ट हो जाता है गैस में, इसीलिए बस क्या पता नहीं क्यों क्या, चलो देखते, कोई नहीं, मतलब यही है कि सॉलिड से डायरेक्टली gases में कन्वर्ट हो जाएगा। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas। तो ये कह रहा है कि दो चीज स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमाइन करेंगे, वो क्या है कि टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है उनके पार्टिकल्स के बीच में, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, और सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा या गैस, ये टेम्परेचर और प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं। इन दोनों का यूज करके हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। बाकी ये डायग्राम मेरा वाला यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, सिर्फ सीखना मेरा मोटिव है, सिखाना मेरा मोटिव है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक यह है इवोपरेशन एंड समथिंग समथिंग, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, जिसमें जरूरत होगी वो उसको दूंगा। मैं एटम समझाने की जरूरत थी तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको दिया, तो फर्स्ट पार्ट पूरी तरीके से कह सकते हो कि ज्यादातर तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा ही चीजें थी उसमें, एनसीईआरटी बहुत कम थी, बट अब इसमें देखते हैं हम लोग बिना एक्स्ट्रा के इसको इवोपरेशन को कवर कर पाते हैं या नहीं, कि आपको समझ आता है या नहीं। अगर जरूरत होगी, अगर आप बताओगे तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इसके लिए दे दूंगा। तो डू वी ऑलवेज नीड अ हीट और चेंज, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमेशा हमें हीट की जरूरत पड़ती है? क्या हमेशा हमेशा प्रेशर चेंज करने पर ही मैटर का स्टेट चेंज होता है? नहीं। अगर आप आइस रख दोगे तो बिना किसी टेम्परेचर के, बिना किसी हीट के ही, बिना किसी प्रेशर के ही वो जो आइस है वो एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर होगा, नॉर्मल टेम्परेचर, उसमें वो मेल्ट होने लग जाएगा। आप आइस बाहर निकाल के रख लो, कोई हीट सप्लाई मत करो, कोई प्रेशर मत अप्लाई करो, वो देखो लिक्विड में होगा या नहीं होगा। कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ? मैंने बता दिया भाई, एवरीडे लाइफ से एग्जांपल मांग रहा है, अभी बता दिया। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। अब सुनो मेरी बात, कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर बिना लिक्विड जो लिक्विड है वो बिना बॉइलिंग पॉइंट, देखो लिक्विड अगर अभी मैंने पढ़ा था ना बॉइलिंग पॉइंट में, कि बॉइलिंग में क्या होता है कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो कोई भी चीज क्या होती है कि लिक्विड जो होती है वो बॉयल होने लग जाती है, और वो लिक्विड से किस में चेंज होने लग जाती है, गैस में चेंज होने लग जाती है। तो कह रहा है कि ये पॉसिबल है क्या कि कोई लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे, जैसे मैंने बताया ना अभी कि बॉइलिंग पॉइंट पहुंचना होगा तब जाके वो वेपर्स में चेंज होगा। तो ये कह रहा है कि क्या बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे वो वेपर्स के फॉर्म में, लिक्विड जो है वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। देखो भाई, जब आप कपड़ों को सुखाते हो तो क्या होता है, कपड़े जो होते हैं उसमें हीट तो सप्लाई नहीं करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं पहुंचती ना। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट देखो वाटर होता है, उसमें वाटर होता है, और वाटर होता है तो क्या इतनी सन रेज उसको मिल जाती है कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है? नहीं, तो कपड़े जल जाएंगे आपके, इतनी टेम्परेचर तो उसको नहीं मिलती है। बट वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में इवोपरेट होकर आपके कपड़े सूखते हैं या नहीं सूखते? इसका मतलब यहाँ पर एक झोल है कि बिना बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे भी लिक्विड आपका वेपर्स के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। आप जमीन में पानी डाल दो, है ना, जमीन में मतलब एक टाइल्स वाली जगह पे पानी डाल दो और आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर आपका जो कुछ देर बाद जब आओगे जमीन पे वो पानी आपको नहीं मिलेगा। मान लो 1-2 घंटे बाद आओगे तो नहीं मिलेगा, कम पानी डालोगे तो कह सकते हो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और देखो, अगर आप पंखा चला देते हो तो क्या होता है, जल्दी सूखता है या नहीं? देखो जब भी मम्मी पोछा लगाती है तो क्या करती है, पंखे चला देती है। इस चीज को भी पढ़ेंगे कि विंड की वजह से भी ना थोड़ा, इसको पढ़ेंगे, थोड़ा आते हैं थोड़ा लेट से। तो वही है कि अगर आप नहीं भी बॉइलिंग पॉइंट पहुंचाते हो तब भी वाटर जो है आपका वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो व्हेन वाटर लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर्स, वेट क्लोथ ड्राई अप, व्हाट हैपेंस टू द वाटर इन द अबव एग्जांपल। क्या होता है इन वाटर का होता क्या है? तो ये वाटर वेपर्स के फॉर्म में बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे इवोपरेट हो रहे होते हैं, इसीलिए इसका नाम है इवोपरेशन। तो इवोपरेशन और बॉइलिंग में यही डिफरेंस है कि दोनों में वेपराइजेशन हो रहा होता है, दोनों में ही लिक्विड गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, बट बॉइलिंग में एक बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है। बट इन केस ऑफ इवोपरेशन ये किसी भी
टेम्परेचर पे हो सकता है ना, समझ रहे हो ना। अगर आप जाओगे उत्तराखंड, वहां पर भी इवोपरेशन होगा, वहां पे ठंडा कैविटी, वहां पे भी इवोपरेशन होगा। हाँ, रेट ऑफ इवोपरेशन थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि उत्तराखंड में थोड़ी गर्मी कम होगी तो वहां पर थोड़ा लेट होगा। बट आपके यहाँ पे अगर आप दिल्ली में रहते हो, अगर आप यूपी में रहते हो, तो क्या होगा, वहाँ पे इवोपरेशन थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी गर्मी है, थोड़ा सा हीट एनर्जी, नेचुरल हीट एनर्जी जो मिल रही है वो मिल रही है साथ में। ठीक है, वहां पर उत्तराखंड में बारिश वगैरह होती है, तो आपके एटमोस्फेयर में पहले से ही वाटर होते हैं, तो एक्स्ट्रा वाटर एटमोस्फेयर नहीं लेना चाहता जल्दी से, तो इसीलिए कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इवोपरेशन डिफरेंट होगा। बट हाँ, होगा हर जगह। ठीक है, वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम जानते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो हमेशा क्या होते हैं कि मूविंग होते हैं और रेस्ट पे कभी नहीं होते हैं। ठीक है, एट द गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, दिस देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कह रहा है कि भाई जो गिवन टेम्परेचर है, अभी टेम्परेचर तुम्हें दे दूं, तो गैस, लिक्विड और सॉलिड जो होते हैं उनके डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। पता ना आपको, गैस तो आराम से और जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करेगा, तो गैस के जो होते हैं वो अगर सेम टेम्परेचर है तो गैस में काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction over the particle। कह रहा है कि लिक्विड जो होता है, अगर उसमें थोड़े से भी फ्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स के थोड़े से हिस्से में भी अगर काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या होता है, वो बॉन्ड ब्रेक करने पे अगर सरफेस पे अगर काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा है तो बॉन्ड ब्रेक करने में कर लेता है और वो इवोपरेट हो जाता है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। दिस फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेंपरेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। क्या होता है, देखो, अगर आपने मान लो कपड़े रखे हैं या फिर मान लो एक पॉन्ड है, पॉन्ड में पानी रखा हुआ है और सन रेज पड़ रही है, तो क्या हो रहा है कि ऊपर वाले में हीट ज्यादा पड़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो कि ऊपर वाले पार्टिकल में ज्यादा है, तो इसको बॉन्ड ब्रेक करने की एबिलिटी मिल जाती है, बॉन्ड ब्रेक करने का वो ताकत मिल जाता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके और ये इवोपरेट होता है। तो ये ना इवोपरेशन, याद है बॉइलिंग क्या था, बल्क फिनोमेना था, पूरे में हो रहा होता है, बट इवोपरेशन आपका सर्फेस में हो रहा होता है, पूरे बल्क में नहीं हो रहा होता है, पूरी लिक्विड में नहीं हो रहा होता, सिर्फ सरफेस से इवोपरेट होकर ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, और सरफेस और नीचे वाला ऊपर आएगा, फिर वो इवोपरेट होगा, फिर नीचे वाला ऊपर आएगा, तो ये सरफेस फिनोमिना है, इवोपरेशन सरफेस से हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको इवोपरेशन कहते हैं। तो दिस फिनोम चेंज ऑफ लिक्विड, देखना लिक्विड चेंज होगा एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में, और बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया तो फिर वो बॉइलिंग हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से कम है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम में अगर कोई चीज वेपराइज हो रही है तो हम वहां पर इवोपरेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप परफ्यूम को छोड़ दो तो वो इवोपरेट हो रहा है, ना कि बॉयल हो रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही डिफरेंस है बॉइलिंग और इवोपरेशन में, कि बॉइलिंग में एक पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एक वाटर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वहां पर वो पहुंचना पड़ेगा तभी होगा। बट इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, और ये आपको इसके लिए हीट एनर्जी की एक्स्ट्रा अलग से हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नेचुरली अकरिंग होगा, ये एक तरीके से कह सकते हो। फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, इवोपरेशन किससे किससे अफेक्ट करेगा, मतलब कब ज्यादा होगा किससे कम होगा। तो कह रहा है कि भाई टेक 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो अंडर अ फैन, फैन के अंदर रख दो 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश, एक चाइना डिश में रख लो। देखो, एक टेस्ट ट्यूब में रखना है, फिर चाइना डिश में रखना है और विंडो के पास रखना है, ठीक है, फैन के नीचे। टेक 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ओपन चाइना, ठीक है, 5 मिलीलीटर ओपन चाइना, वही तो बताया भाई, कहाँ बताया ओपन चाइना, चलो ठीक है, थोड़ा देखते क्या बोलता है। ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और शेल्फ ऑफ अ, अच्छा देखो कई जगहों पे रखनी है, एक आपको पंखे के नीचे, आपकी विंडो के नीचे रखनी है ना, चाइना डिश को आपकी कपबोर्ड में रखनी है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करो, है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे तो होगा 100 डिग्री सेल्सियस में, नहीं तो आपका हो चुका होगा फ्राई, है ना, फ्राई हो चुका होगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो भैया काम हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो भेजा फ्राई, है ना। तो रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवोपरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। अब देखो कि कितने देर बाद या कितने महीने बाद इवोपरेशन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हो रहा है। तो ये पॉसिबल तो है नहीं भाई, झाड़ू पोछा भी लगाना है तो कपड़ वाला तो पॉसिबल है, नीचे रख दिया तो वो तो पॉसिबल नहीं है, चलो पंखे के नीचे तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी है तो चलो कर लेना, और नहीं भी करोगे तो समझ लो कि भाई क्या होगा, कहाँ पे जल्दी होगा कहाँ पे कम होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखेगी। देखो, एक पंखे के नीचे वहां पर विंड बहुत ज्यादा मिल रही है, एक खिड़की के पास, एक विंडो के पास है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, एक कपड़ में उसको कुछ नहीं मिल रहा, बेचारे को साइड ही कर दिया है ना, सुतेला सुतेला कर दिया उसको, है ना। बट कोई नहीं, रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे, रेनी डे पे भी ये चीज करो, रेनी डे पे और कम हो जाएगा। व्हाट डू इन्फॉर्म, मतलब ये सारी एक्टिविटी से कुछ चीजें ये बताएंगे आपको, मतलब ये पूरा खेल खेल लेते हैं और फिर बताएंगे कि भाई ये खेल क्यों खेला। व्हाट डू इन्फॉर्म अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कह रहे टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट, टेम्परेचर राइज होने पे क्या कोई इफेक्ट है। हाँ भाई, आप समझ लो कि जब ज्यादा धूप होती है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, धूप मतलब टेम्परेचर ज्यादा, तो क्या होता है, इवेपोरेशन जल्दी होता है, कपड़े जल्दी सूखते हैं, है ना। सरफेस एरिया देखो, अगर आप पूरे फ्लोर में पानी गिरा दो,
एक बाल्टी, और एक बाल्टी आप नॉर्मली रख दो। तो सरफेस एरिया मतलब कितना सरफेस में फैला हुआ है आपका लिक्विड। तो जब पूरे रूम में फैला हुआ है तो उसको सरफेस ज्यादा मिला हुआ है, और जब आपकी बाल्टी में वही एक बाल्टी पानी है तो उसमें सरफेस आपका कम है। तो सरफेस जितना ज्यादा होगा इवोपोरेशन जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा इवोपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है। तो जितना ज्यादा सरफेस को इवोपोरेट कर पाएगा उतना अच्छा रहेगा ना, जल्दी से इवोपोरेट होगा। विंड वेलोसिटी, विंड को ही फायदा होगा ना। पंखे के नीचे हम क्यों सुखाते हैं अपने रुमालों को या किसी भी चीज को जो हमें जल्दी से सुखाना होता है, वो क्यों करते हैं? ताकि विंड से जल्दी जल्दी इवोपोरेट हो जाए। तो विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो पूरी तरीके से जो ये बताने वाले मैं आपको यहीं पे बता चुका हूँ। तो टेम्परेचर से इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन इवोपोरेशन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन इवोपोरेशन, इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इंक्रीज इन इवोपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारे आंसर बता चुका हूँ, बट मैंने वादा किया है तो मैं एक लाइन को आपको पढ़ दूंगा। ठीक है, चलो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीजेस विथ, कह रहा है रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज होगा कैसे? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्यों होगा? वी नो दैट इवोपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, हम जानते हैं कि इवोपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। तो सरफेस जितना ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा सरफेस में वो, समझो पूरे रूम में वो इवोपोरेट हो रहा है, पूरे रूम में, समझ रहे हो ना। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवोपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो कह रहा अगर मान लो तुमने कपड़े लिए और उसको मोड़ मार के रख दो तो जल्दी सूखेगा? नहीं सूखेगा। लेकिन उसको फैला के रख दो तो जल्दी सूखेगा। तो वही कह रहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, समझ गए ना, समझ गए ना। अब देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर को देख लेते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर का क्या डिफरेंस पड़ता है। तो इंक्रीज टेम्परेचर का बच्चा बच्चा बता सकता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवोपोरेशन उतना फास्ट होगा। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगी वेपर स्टेट में जाने में उसको काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। अब ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज हो, ह्यूमिडिटी क्या होती है? जो आपके, देखो आपके ना इन्वायरमेंट में कह सकते हो कि आपके एयर में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर बारिश होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़े या वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। तो रेनी सीजन में अगर वाटर पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो एक्स्ट्रा, देखो एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट कह सकते हो कि एक हमारा जो हमारा एयर है या हमारा जो एटमोस्फेयर है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है अपने पास। तो अगर वो पहले से ही थोड़ा बहुत है तो कम, अब कम होगा ना भाई। पहले से ही वो उन्होंने पेट भर रखा है, मान लो तुमने ज्यादा पहले से पेट भर रखा है तो अब अलग से खाओगे, कितना खाओगे? थोड़ा बहुत खाओगे। बट अगर भूखे हो तो ज्यादा खाओगे। तो जब जब धूप वगैरह होती है, जब बारिश नहीं होती है तो वहां पे कम होता है वाटर वेपर्स उसके हमारे एयर में या फिर हमारे सराउंडिंग में, तो जल्दी से इवोपरेट होता है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एट अ गिवन टेंपरेचर। एक टेंपरेचर अगर आपको दिया जाए कि भाई लो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सेल्सियस में अमाउंट ऑफ वाटर जो होल्ड कर सकता है आपका आपका जो एयर है वो डेफिनेट है। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर ऑलरेडी हाई है, पहले से ही हाई है, तो इवोपरेशन डिक्रीज कर जाएगा, है ना। क्योंकि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ले सकता है तो भाई जब पहले से ही थोड़ा बहुत है तो कम हो जाएगा। अच्छा, विंड स्पीड, बच्चा बच्चा बता सकता है कि अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवोपरेशन फास्टर होगा। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोज डाई फास्टर ऑन अ मिनी विंडी डे विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द सराउंडिंग। सिंपल सी बात है कि वाटर वेपर्स जो हैं वो जल्दी जल्दी इवोपरेट हो जाएंगे विंडी डे में। यहाँ पे हमने व्हाट डज इवोपरेशन का। अच्छा, कभी आप देखते हो कभी पसीने, जब आप बाथरूम गए, मान लो बहुत ही गर्मी है, बाथरूम गए, पसीना पसीना हो गए और फिर वापस आए तो क्या लगता है? ठंडक लगती है ना, मस्त ठंडक लगती है। तो जब इवोपरेशन होता है ना, तो जिस सर्फेस से इवोपरेशन हो रहा होता है वहां पर कूलिंग हो रही होती है। अब जैसे समझ रहे हो ना, आराम से समझ आ गया ना। या फिर आप देख लो जमीन, गर्मी के दिनों में ना छत पे पानी डाल दो तो क्या होगा ना, छत आपकी थोड़ी ठंडा हो जाएगी, रूम भी थोड़ा आपका ठंडा लगेगा क्योंकि सारी गर्मी वो निकाल रहा होगा। तो सरफेस क्या होता है कि जैसे ही कहीं पे इवोपरेशन हो रहा होता है, जिस सरफेस से भी इवोपरेशन हो रहा होता है वहां पर वो कूलिंग इफेक्ट डाल रहा होता है। तो इन एन ओपन वेसल लिक्विड केप्ट ऑन इवोपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवोपरेशन। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। अब रीजन बता रहा है यहाँ पर कि कोल्ड क्यों होता है। तो कह रहा है जब ओपन वेसल होता है, लिक्विड इवोपरेट करने के लिए छोड़ा जाता है, लिक्विड इवोपरेट होता है तो पार्टिकल्स जो लिक्विड के होते हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। अब एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवोपरेशन। इवोपरेशन में एनर्जी लॉस्ट होती है, तो जब एनर्जी लॉस्ट होगी अराउंड आपकी सराउंडिंग की, क्योंकि सराउंडिंग वाला एनर्जी तो इवोपरेट होने के लिए वो यूज कर रहा है, तो वहां पर आपके आसपास क्या होगा? थोड़ी कोल्ड की फीलिंग आएगी। समझ रहे हो ना कि आप जब पसीने से आओगे और वो इवोपरेट हो रहा होगा तो आपकी एनर्जी कहाँ से यूज होगी? बॉडी का ही एनर्जी यूज कर रहा होगा, मतलब जो आपके स्किन के आसपास की है उसको यूज कर रहा होगा, तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट आ रहा होगा। व्हाट हैपेंस, यू पोर सम एसीटोन
ऑन योर पाम। अगर आप नेल पॉलिश को रिमूवर को अगर आप अपने पाम में डालते हो तो ठंडक लगेगी, इवोपरेट होगा, ठंडक करेगा। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, पाम से एनर्जी लेता है और इवोपरेट हो जाता है, जिससे पाम को कूल फील होती है, क्योंकि पाम की जो हीट है वो ले लेता है, तो जहां से भी देखो हीट निकलती है वहां पर कूलिंग हो जाती है, वहां से कूलिंग होने लग जाती है। आफ्टर हॉट मतलब कई सारी एग्जांपल्स दे रहा है, डेली लाइफ एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए दे रहा है कि ऑपरेशन का कहाँ कहाँ यूज है। चलो फटाफट 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं। आफ्टर हॉट सनी डे पीपल सिंपल वाटर ऑन द रूफ। देखो जब बहुत गर्मी होती है तो देखोगे छत पे पानी डाल रहे होते हैं लोग, है ना, ऑन द ग्राउंड, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प द कूल हॉट सरफेस। जो वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, मतलब जो हीट चाहिए होता है वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, वो बहुत ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि आप आसपास का जो सरफेस होता है उससे एनर्जी ले रहा होता है, वो जो सरफेस गर्म होता है उससे एनर्जी लेकर और वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वहां पर एनर्जी वो जो खत्म हो जाता है उससे कूलिंग इफेक्ट आ जाता है थोड़ा। यू कैन साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ, वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। और यहाँ पर हम आपस और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं जो हमारे डेली लाइफ में इवापोरेशन की वजह से कूलिंग आती है। व्हाई डज वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों हम लोग पहनते हैं? ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर, हम ज्यादा पसीना हमें आता है समर के, बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप अस कूल। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप्स अस कूल। वी नो दैट ड्यूरिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप्स अस कूल। ठीक है, हम ज्यादा ज्यादा परस्पायर करते हैं क्योंकि हमारा मैकेनिज्म, जो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म है वो कूल करने में हेल्प करती है। कह सकते हो कि जब पसीना इवोपरेट होता है तो वो कूलिंग हमें इफेक्ट करता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवोपरेशन द पार्टिकल्स द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। हम जानते हैं कि जब लिक्विड पार्टिकल इवोपरेट हो रहा होता है तो वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा होता है और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर्स, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए वो टेम्परेचर सराउंडिंग से ले रहा होता है या बॉडी ऑफ द सरफेस, मतलब जिस सरफेस पर रखा होता है उसकी बॉडी से ले रहा होता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिजर्व फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। तो जिस बॉडी से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है उसको वो कूल कर देता है क्योंकि उसकी ही एनर्जी को यूज कर रहा होता है। कॉटन बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर और वाटर, देखो कॉटन जो होता है वो वाटर का गुड ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, तो मान लो आपको पसीना आया तो कॉटन से वो जो पसीना है वो ऑब्जर्व हुआ और वो फिर इवोपरेट होगा, और जब इवोपरेट होगा तो क्या होगा, आपके आसपास थोड़ी सी ठंडक मिलने लगेगी आपको, मतलब ऐसा फील होगा कि ठंड लग रही है। इन ऑब्जर्विंग द स्वेट एंड स्पॉन्जिंग टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवोपरेशन, और वो आसानी से इवोपरेट करने में हेल्प करता है ना, आसानी से इवोपरेट हो जाता है। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? के कभी आपने देखा है कि ठंडा पानी आप रखते हो कभी ग्लास में या बोतल में तो बाहर वाटर वेपर्स आ जाते हैं, तो वो अंदर का पानी थोड़ी बाहर आ रहा होता है, वो आसपास का जो एयर होता है वो कंडेंस हो जाता है। देखा क्या कह रहा है, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, मतलब एक पानी का ग्लास में ठंडा पानी लो जिसमें आइस कोल्ड मतलब आइस जैसा या आइस ही ले लो। सो वी विल सी दैट वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर, हम देखेंगे जिसमें हम रखेंगे उसमें वाटर आसपास जो है बाहर की तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो वाटर वेपर्स वाटर एयर में प्रेजेंट है, जब कॉन्टैक्ट आते हैं कोल्ड वाटर के तो एनर्जी लूज करते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो ना कि जब टेम्परेचर कम हुआ, जब टेम्परेचर कम मिला तो गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, जिसे हम वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में देखते हैं। इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।